ठीक है, लगता है सब लोग आ गए हैं। ठीक है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम वोकेशनल सब्जेक्ट्स की लर्निंग पर बेसिकली डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरी फोकस है, जहां पर इस सब्जेक्ट की रिलेवेंसी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके बिना किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ बना नहीं सकते। अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जब पहले एंटर होते हैं, तो एंटर होने के साथ ही आप देखते होंगे हर एक इंडस्ट्री का एक लेआउट होता है। मैं सब्जेक्ट पे जाने से पहले एक बार इस विषय पे भी बात करना चाहता हूँ कि कौन-सा डिपार्टमेंट कहाँ पर है, ये आपको कैसे पता चलता है? हर इंडस्ट्री के गेट पर, हर इंडस्ट्री के सिक्योरिटी रूम में वहाँ का लेआउट ज़रूरी है। तो आखिर उस लेआउट से आप कैसे समझ सकते हैं कौन से प्लांट में कैंटीन कहाँ पर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी कहाँ पर है? एक माइंड मैपिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की मदद से समझ में आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, चीज़ को बनाने के लिए। तो चलिए फिर इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा स्लोगन है, ईश्वर की प्रेरणा से, माँ-बाप, बहन-भाई के आशीर्वाद से शुरू करते हैं आज का सेशन। आप देख रहे हैं डी सेट्स, मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, हम किसी भी चीज़ को अगर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो कहाँ पर बनती है? मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जवाब दें। कोई भी चीज़ अगर हम बनाना चाहते हैं, बात करूँ ओल्ड एरा, ओल्ड स्टोन पीरियड की, तो अगर हमने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बननी चाहिए, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पे जब सामान को ट्रैवल करें, तो वो बहुत ईज़िली हम कर, तो हमने पहियों का निर्माण करा। लेकिन रियल वर्ल्ड में आने से पहले वो ब्रेन में बने और फिर हमने उन्हें रियल वर्ल्ड में उतारा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी यही होता है। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप उसे रियल वर्ल्ड में उतारना चाहते हो, तो पहले उसका एक प्रोटोटाइप डेवलप करोगे, आप पहले उसका एक डिज़ाइन बनाओगे कि ये चीज़ कैसे आगे बनेगी, और वही डिज़ाइन बनाने का जो फंडामेंटल तरीका है, वो हमें देखने को मिलता है इंजीनियरिंग। तो यहाँ से हम स्टोरी को, जैसा मेरा एक फैक्ट होता है इन चीज़ को पढ़ाने का, कि मैं स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अपनी लर्निंग्स को आगे इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा विश्वास है। तो आज हम कल्पना करते हैं कि मुंबई के एक इंजीनियर हैं, जो एक पुल का डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है ना? और उस पुल को बनना दिल्ली में है, ठीक है ना? और असेंबल वो कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है बैंगलोर में, ठीक है ना? तो एक सामान्य दृश्य भाषा के बिना ये सारी सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएँगी कि कोई चीज़ है, एक इंजीनियर बैठे हैं मुंबई में और जो पुल का निर्माण होना है वो दिल्ली में होना है, लेकिन ये निर्माण होने से पहले जो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, वो कहाँ पर होने हैं हमारे? वो होने हैं हमारे बैंगलोर में, ठीक है? वो हमारे बैंगलोर में होने हैं। तो ये सब चीज़ें बिना किसी एक मैनुअल डिज़ाइन के कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? तो इसी चीज़ के साथ कौन-कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है? क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो हम इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। अब सबसे पहली बात आ जाती है एसेंशियल इक्विपमेंट्स और टूल्स की। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो एसेंशियल टूल हैं, ठीक है? क्योंकि ये टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बच्चा, हम इसमें आपको एक माइंड मैपिंग देंगे, ठीक है? कि कैसे आप किस तरीके से सोच सकते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका इसी तरीके पर है कि हमें किसी सब्जेक्ट को सोचना कैसे है।
तो सबसे पहले इसेंशियल टूल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए, जिसके ऊपर रख के आप ड्राइंग बनाएँगे। फिर टी स्क्वायर होना चाहिए, टी स्क्वायर करके हमारा एक टूल होता है, जिसमें हम स्केल की तरह होता है, ठीक है ना? सेट स्क्वायर होना चाहिए, अलग-अलग डिग्रीज़ पर अगर हमें कुछ लाइन्स खींचनी है तो फिर बाकी स्केल्स जो भी रिक्वायर्ड हैं। ड्राइंग डिवाइसेस हमारी कौन-कौन सी होनी चाहिए? हमारे पास कंपास होना चाहिए, डिवाइडर होना चाहिए, ठीक है ना? फ्रेंच कर्व होना चाहिए और टेम्पलेट्स होने चाहिए। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये तो टूल आ गया, लेकिन इसके साथ-साथ पेंसिल। अगर मैं पेंसिल की बात करूँ, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हर पेंसिल का अपना एक रोल है। देखो डिज़ाइनिंग में हर पेंसिल का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, अगर मैं बात करूँ तो। अगर मैं और ये पेंसिल्स डिपेंडेंट कैसे होती हैं? इनके स्केलिंग पैरामीटर पे। अगर मैं एक नंबर लाइन से बच्चा लोग समझाना चाहूँ, ठीक है ना? तो लाइट और बोल्ड, है ना? मतलब एक पेंसिल से हम लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लाइट होगी और एक पेंसिल से हम लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होगी। तो ये दोनों पैरामीटर बढ़ते कैसे हैं? जब हम राइट हैंड साइड चलते हैं, तो ये फिनोमेना चलता है 2H, 3H, 4H ऐसे-ऐसे करके। यानी इस तरफ जो हमारी पेंसिल जब हम लिखेंगे, तो वो लाइटर होती जाएगी। जब हम लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, ठीक है ना? तो वहाँ पर क्या होती जाएगी? हेवियर होती जाएगी, ठीक है ना? जिसमें H आ जाता है बीच में और B आ जाता है इधर की तरफ। तो HB, फिर 2HB, फिर 3HB, ठीक है ना? जैसे नटराज की पेंसिल है, आप उसमें HB लिखा हुआ देखोगे। तो ये सब चीज़ें अलग-अलग पेंसिल का अलग-अलग यूजेज़ होता है। बेसिकली हम लोग लाइट जो है पेंसिल उसका इस्तेमाल करते हैं डायमेंशंस के लिए। जो एचबी की कैटेगरी की पेंसिल्स हैं, हम उसको यूज़ करते हैं बेसिकली कोई वर्डिंग हमें लिखनी है या फिर कुछ भी ऐसा मेंशन करना है ड्राइंग बनानी है, तो हर एक डिज़ाइन अपने आप में एक पेंसिल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है ना? कि हम ये तय करना होता है कि हम एट अ टेंडम किस पेंसिल का यूज़ करेंगे, कौन-सी चीज़ बनाने के लिए। फिर आप जिस शीट के ऊपर करते हैं, वो शीट का मेज़रमेंट क्या है? वो मेज़रमेंट ही तय करता है कि वो आईएसओ स्टैंडर्ड में कौन-सी कैटेगरी में आती है। A0, A4, A3, ठीक है ना? लेटर है, क्या है? फिर ड्राइंग को स्टेबल करने के लिए, जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है, अगर हम उसपे स्टेबल करना चाहते हैं, तो ड्राइंग पिन्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि बनाते हुए हमारी शीट इधर-उधर ना जाए। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे दे रखा है कि जस्ट एज़ अ शेफ नीड क्वालिटी नाइफ्स एंड अ म्यूजिशियन नीड्स टर्न इंस्ट्रूमेंट एंड इंजीनियर इन engineering drawings are only as a good as their tools. Each tool has a specific purposes. Precision instrument ensure accuracy with a fraction of millimeters critical when designing the component that must fit together perfectly. इंजीनियर ने हर चीज़ के लिए एक परफेक्ट चीज़ बनाई है, ठीक है ना? आप उसका उपयोग करें और उसके साथ ही साथ जिस चीज़ का भी आप निर्माण करना चाहते हैं, आसानी से हम कर सकते हैं। अब जो ड्राइंग शीट्स हैं हमारी, ठीक है ना? उसको एक बोर्ड पे सेट करने का क्या तरीका है और कैसे-कैसे कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले हमें किन-किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है? हमें जो भी हम इसके अंदर बनाते हैं, ठीक है? जो भी हम अपनी शीट के अंदर बनाते हैं, ऐसा ही नहीं हमने शीट लिया तुरंत बना दिया, नहीं। पहले हम इसकी आउटलाइनिंग भी करते हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद इसके अंदर हम टाइटल बॉक्स भी बनाते हैं, ठीक है? फिर जो भी चीज़ हम यहाँ पर मेंशन करना चाह रहे हैं, मान लो यहाँ पर पार्ट्स हैं बहुत सारे, तो इनको हम अंदर भी कैसे मेंशन करते हैं, ये भी निश्चित होता है। कौन-सी पेंसिल यूज़ करिए, कौन-सी लाइन क्या दिखाना चाहते हैं, वो सब आगे हम देखेंगे। तो जो शीट्स हैं, ठीक है ना? तो उनका साइज़ जैसे A0 का साइज़ कितना है? 841 इंटू 11 इन 89 mm, ठीक है ना? लार्जेस्ट साइज़ होता है ये हमारा, बहुत सारी अगर हमने ड्राइंग बना रखी है, तो उनको असेंबल करने के लिए बहुत बड़ा साइज़ है। उसके बाद बॉर्डर ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने दिखाया आपको ये बॉर्डरिंग हमने कर रखी है, ठीक है? बॉर्डरिंग का साइज़ क्या होता है? 20 ऑन द लेफ्ट फॉर बिडिंग एंड 10 ईच ऑफ द साइड, मतलब हर तरफ से, ठीक है ना? 10-10 ठीक है? हर तरफ से 10-10 और सिर्फ यहाँ वाली साइड से जहाँ पर हमें ये स्टेपल करनी है, ये होगा सिर्फ 20 ठीक? उसके बाद टाइटल ब्लॉक हम बनाते हैं, टाइटल ब्लॉक में क्या-क्या चीज़ें होंगी वो हम आगे बात करेंगे। फिर रेफरेंस हम देखते हैं, रेफरेंस का मतलब कि क्या ड्राइंग के अंदर कौन-सा पार्ट है, उसका मतलब क्या है, हम उसे किस नाम से दर्शा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? आगे बात करते हैं।
टाइटल ब्लॉक जैसे आपने देखा, टाइटल ब्लॉक में क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास। टाइटल ब्लॉक में हम देखते हैं ड्राइंग टाइटल क्या क्या है, ड्राइंग हैं, स्केल, ये एक बहुत बड़ी चीज आती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्शन मेथड हमारा कौन सा है, फर्स्ट एंगल है, थर्ड एंगल है, ठीक है ना, ये क्या चीज होती है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या होती है। मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, यूनिट्स कैसे हम रख रहे हैं उसमें, फिर टॉलरेंस क्या होनी चाहिए, फिर सरफेस फिनिश क्या होती है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले ड्राइंग टाइटल होगा हमारा, ठीक है ना, जिसके अंदर नाम लिख रखा होगा हमारी ड्राइंग का, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बियरिंग हाउसिंग की अगर मैं बात करूं, फिर उसका कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। उसके बाद ड्राइंग नंबर होगा कि अब ये कौन सी अगर मान लीजिए एक मेरे को बहुत बड़ी कोई ड्राइंग बनानी है, तो सारी ड्राइंग को हम एक जगह पे नहीं बना सकते, हम उसके अलग अलग पार्ट बनाएंगे, नंबर के हिसाब से उसको अरेंज करेंगे, नंबर हो गया। अब स्केल की बात कर लेते हैं। स्केल से यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरे हाथ में ये एग्जैक्ट डायमेंशन मान लीजिए कि ये अप्रॉक्स कुछ इसका साइज है निब का, ठीक है ना, कुछ इसका डायमीटर है, ठीक है ना, और कुछ का ये पेन है। एग्जैक्ट डायमेंशन जब मैं हमारी ड्राइंग शीट पे उतार देता हूँ, तो यानी जिस डायमेंशन का हमारा पेन था वैसी ही डायमेंशन हमने यहाँ पर उतार दी, यानी 1:1 का स्केल हो गया। अब अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है ना, और मैं उसको सिर्फ अपनी ड्राइंग शीट पे उतारना चाह रहा हूं, मान लीजिए कि बिल्डिंग जो है वो असल में उसका हर एक यूनिट, ड्राइंग के हर एक यूनिट के एक के बराबर है, यानी रियल वर्ल्ड में जो वो 10 दिख रहा है, लेकिन हमने ड्राइंग में उसको एक माना है, तो 10:1। और अगर कोई बहुत छोटी चीज है और मैं उसे बड़ा करके दिखा रहा हूं, मान लीजिए पेन की निब का डिजाइन मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, और उसको भी मैं ईडी में दिखा रहा हूं, तो असल में ये क्या है, 1, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूं, 10x करके अपनी ड्राइंग में दिखा रहा हूं। तो ये क्या कहलाता है, स्केल रेशो हमारा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे 1:1, 1:2, 2:1। तो ये सब क्या चीजें हैं कि रियल वर्ल्ड में भी एक था, आपने ड्राइंग में भी एक माना, रियल वर्ल्ड में एक था लेकिन आपने ड्राइंग में दो माना, रियल वर्ल्ड में दो था आपने एक माना। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को क्या काम कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम छोटा। तो स्केल का मतलब ये होती है। प्रोजेक्शन मेथड क्या है, हम अपनी ड्राइंग को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कैसे उसको प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। हम दो तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये क्या होता है, चूंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है इसीलिए हम इसे दो लेक्चर्स में कवर करेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अभी आप इतना ही समझ लीजिए। अगर मैं क्वाड्रेंट्स की बात करूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब है हम अपने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम जो ऑब्जर्वर हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के पढ़ रहे हैं। तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ पर बनेगा, सामने से देखने पर इसका फ्रंट व्यू कुछ यहाँ पर पड़ा, ऊपर से देखने पे इसका टॉप व्यू यहाँ पर बना, ठीक है ना। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम भी यहाँ से ही देख रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बस ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाता है, तो इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यहाँ पर बना, और ओ सॉरी, फ्रंट व्यू यहाँ पर बना और टॉप व्यू यहाँ पर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, भैया अगर मैं इस प्लेन को सीधा कर दूं, अगर मैं इस प्लेन को सीधा कर दूं, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या बनता है, फ्रंट व्यू बनता है किधर की तरफ, नीचे की तरफ, और टॉप व्यू कहाँ बनता है, ऊपर की तरफ। किसमें, किसमें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है ना। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर की तरफ, यानी जो हम ऊपर से देख रहे हैं वो हमें यहाँ दिखेगा, जो हम पीछे से देख रहे हैं फ्रंट व्यू, तो वो यहाँ दिखेगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या चीज होती है, अगर मैं इसे यहाँ पर देख रहा हूँ तो फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, पीछे, और टॉप व्यू कहाँ बन रहा है, नीचे। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें टॉप व्यू बनेगा नीचे और फ्रंट व्यू बनेगा ऊपर, ठीक है ना। टॉप व्यू बनेगा नीचे और फ्रंट व्यू बनेगा ऊपर। इस पे आगे हम डिटेलिंग करेंगे, अभी तक इतनी ही बातें समझने की है। मटेरियल स्पेसिफिकेशन, किस पार्ट को हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। कहीं पर अगर हमें मान लीजिए कलरिंग करनी है, कहीं पर हमें कुछ डिटेलिंग बतानी है कि यहाँ पर इस पार्ट का मतलब ये है, तो मटेरियल्स की स्पेसिफिकेशन कैसे है। अच्छा ये बात भी ध्यान रखनी है, जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो पूरी ड्राइंग की जो यूनिट्स हैं, है ना, उनको या तो हम
एमएम में रखेंगे या फिर इंचेस में रखें, ऐसा नहीं होगा। कहीं कहीं हमने अगर एमएम में रखा है तो कहीं कहीं इंचेस में रखेंगे, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और उनको हम अलग अलग तरीके से दर्शाएंगे, सबको एक तरीके से नहीं दर्शा सकते। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग टर्म में हम कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बनाते हैं। हम बनाना तो चाहते हैं परफेक्ट, लेकिन अमूमन परफेक्ट के आस-पास बनाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं बनाते हैं। रिक्वायर्ड स्मूथ स्पेसिफिकेशन, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस फिनिश करते हैं तो उसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ये बात हो गई। कुछ इस तरीके से आपको जो ड्राइंग है आपका, ठीक है ना, ड्राइंग बनाने से पहले ये लेआउट आपको तैयार करना होता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे, देखिए मैं ज़ूम करने की कोशिश करूँगा, इतने फेस में आप देखिए ज़ूम के बाद यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बना रखा है, ठीक है ना, कि ये कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है सर, ठीक है। हम कैसे बताएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, स्केल कौन सा रख रखा है, डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, क्वांटिटी क्या क्या है, ठीक है ना, नेम क्या है, यहाँ पर इसका टाइटल क्या दे रखा है, ये सारी चीजें ड्राइंग बनाने से पहले हमें यहाँ पर मेंशन करनी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट एंगल का साइन कैसे बनता है, ठीक है। सेकंड एंगल का, ओ सॉरी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का साइन कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम अपनी ड्राइंग में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक चीज मैं और दिखा देता हूँ कि जब आप यहाँ पर ड्राइंग को देखते हैं तो देखिए हर लाइन का अपना एक मतलब है। यहाँ पर डॉटेड लाइन किस लिए यूज हो रही है, यानी इस पार्ट के अंदर कुछ और पार्ट भी है। कॉन्टिन्यूअस लाइन किस लिए यूज हो रही है, एक बार में एक पार्ट को बनाने के लिए। डिसकॉन्टिन्यूअस लाइन किस लिए यूज हो रही है, ठीक है ना। सेंटर लाइन का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी पार्ट की बिल्कुल सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है ना, इसी का जो साइड व्यू है वो ये है, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से आखिर बनता है, देखिए आपके सिलेबस में आपको ड्राइंग का स्टैंडर्ड और ब्लूप्रिंट पढ़ना जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं लाइन की। जब हम ड्रॉ करते हैं तो हर लाइन का क्या मतलब है, देखो लाइन थिक और थिन दो चीजें होती हैं। थिक मतलब थोड़ा मोटा, थिन मतलब पतला। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे। कॉन्टिन्यूअस लाइन का मतलब क्या होता है, जब हम आउटर बाउंड्री करते हैं किसी भी मैकेनिकल पार्ट की, तो वहां पर हम थिक लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिनका जो ब्रेथ होती है, विड्थ होती है हमारी, सॉरी, वो होती है 0.7 mm। और कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन की जब हम बात करते हैं, तो लाइंस का जो एक्सटेंडिंग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो डायमेंशनिंग होता है किस लिए, एक्सटेंशन। कोई लाइन को एक्सटेंड करना है हमें, तो हैचिंग अगर हमें करनी है, तो इमेजिनरी लाइंस हमें क्रिएट करनी है, तो वहां पर हम थिन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। डैशेस का अगर मैं बात करूं, छोटे 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 डैश है, तो उसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट है, जैसे मैंने पीछे अभी दिखाया था आपको। अब यहाँ पर चेन थिन लाइन का, अगेन थिन की बात हो रही तो पतली है, ठीक है ना। सेंटर लाइन और लाइन सिमेट्री, सिमेट्री मतलब एक जैसा, ठीक है ना। यहाँ पर सर्कुलर, ठीक है ना, सेंटर लाइन, शाफ्ट होल, इन सबको ये करने के लिए कि कहाँ पर ये है, लोकेट करने के लिए हम चेन थिन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। चेन थिक लाइन का किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई कटिंग प्लेन है, कोई सेक्शन कट हुआ है वहां से ना, स्लाइस करा है हमने ऑब्जेक्ट को, तो हम वहां पर उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये लाइन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं लेटरिंग की। देखो जब भी हम अपनी ड्राइंग में कुछ लिखेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हम किस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है इंजीनियरिंग में। तो देखो जब हम अपनी राइटिंग को एक बार पेन हमने रखा और लिखते चले गए, इसको कहते हैं सिंगल स्ट्रोक, यानी कि एक बार में हमने अपनी चीज को लिख लिया, ठीक है ना। सिंगल स्ट्रोक, इस चीज को जरूर ध्यान रखना। सिंगल स्ट्रोक क्या होता है, एक बार मैंने पेन उठाया नहीं, सिर्फ लिखता मैं जा रहा हूं, तो ये कहलाएगा सिंगल स्ट्रोक। और उसके बाद क्या होगा हमारे पास, अगर हम एक एक करके, जैसे एक लाइन खींची, दोबारा ओवरलैप नहीं करा, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे करा, ठीक है ना, तो यहाँ पे मल्टी स्ट्रोकिंग हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो हाइट रहती है डायमेंशन की, वो क्या रहती है, डायमेंशन की रहती है 3 mm,
ड्राइंग टाइटल्स की रहती है 5 mm और शीट टाइटल की रहती है 7 mm। अब देखो जो हाइट क्या हो गई, जैसे पहले हमने यहाँ पे बना लिया कि भैया इतने ब्लॉक के अंदर ही हमें, ठीक है ना, इतने ब्लॉक के अंदर ही हमें अपनी राइटिंग को लिखना है, और सिंगल स्ट्रोकिंग लिखना है कि मल्टी स्ट्रोकिंग लिखना है, जो भी लिखना है जिस वर्क में गिवन होगा। उसके बाद बात आ जाएगी, ये तो हाइट हो गई, अब इसकी विड्थ कितनी रखें, तो जो हाइट होगी उसको हमेशा 5 से डिवाइड करेंगे, चाहे डायमेंशन की, चाहे ड्राइंग टाइटल्स की, चाहे शीट टाइटल्स की, तो हमें इसकी विड्थ मिल जाएगी, उतनी विड्थ में ही हमें अपने लेटर को लिखना है, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे कि स्पेसिंग कितनी रखते हैं हम, ठीक है ना, स्पेसिंग कितनी रखते हैं एक कैरेक्टर के और दो कैरेक्टर के बीच में, प्रोपोर्शन कितना है 2:3 का है लोअर केस के कैटेगरी में। फिर उसके बाद कैसा आ जाता है हमारे पास, स्ट्रोक परफेक्टली वर्टिकली ऑल हाइट्स आर यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है कि एक को ऐसे लिख दिया, एक को ऐसे लिख दिया, एक को ऐसे नहीं, एक परफेक्ट लाइन में रहेंगे, सब यूनिफॉर्म रहेंगे, उसके बाद ही हम जाके आगे चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर सारे लेटर्स जो हैं एक ही यूनिफॉर्म लाइन में है, ठीक है ना, एक ही हाइट के अंदर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर नीड कहाँ पर हमें इन्हें लिखना है, डायमेंशन में लिखना है, फिर कहाँ पर लिखना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सोच रहे हैं कि इस बारीकी से हम डिजाइन करते हैं, और ये डिजाइन इतनी बारीकी से क्यों हो रहा है ना। अब इसको समझने के लिए एक बात समझिए, मान लीजिए कि एक कंपनी थी, मान लेते हैं कृष्णा मारुति है, ठीक है, कृष्णा मारुति कंपनी है, इनके एक इंजीनियर हैं जो एक डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि किसी कारणवश ए इंजीनियर थे, इन्होंने एक डिजाइन बनाया और इन्होंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन रखा डिजाइनिंग में। मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, सब अपने अपने तरीके से लेटर को मेंशन कर रहे होते, कहीं पर कुछ भी लिख रहे होते, जैसे हम लोग आम अपनी राइटिंग में करते हैं, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, हर व्यक्ति अपने तरीके से राइटिंग को करता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है, जब ये जॉब छोड़ के जाते हैं, अब क्या हुआ, इन्होंने अपने डिजाइन को किसी और स्टैंडर्ड पर करा था, लेकिन बी जो नए इंजीनियर आते हैं, इनका कुछ और स्टैंडर्ड था डिजाइनिंग का। तो क्या जो डिजाइन ये पहले से छोड़ कर गए थे, उसको बी वाले इंजीनियर पूरा कर पाएंगे अगर दोनों के स्टैंडर्ड अलग हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक डिजाइनिंग करी, डिजाइनिंग करने के बाद अपना एक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया कि भैया मैं लेटर को, कुछ लेटर को कुछ हाइट पर लिखूंगा, कुछ को कुछ हाइट पे लिखूंगा, उनके डायमेंशन में अलग तरीके से करूंगा, ये करके वो, अब उनका जॉब छोड़ने का समय आ गया, वो जा रहे हैं। फिर वहीं पर ही उसी डिजाइन को पूरा करने के लिए बी एक इंजीनियर आ गए। बी ने कहा कि यार मेरा तो अपना स्टैंडर्ड है, मैं इनके उस फॉर्मेट पे क्यों चलूं, तो कभी वो डिजाइन पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तय करा गया, और उसके बाद ही आप ए जब भी किसी डिजाइन को करेंगे तो उसी स्टैंडर्ड पर करेंगे, जैसे ही ये अपनी जॉब को छोड़ के जाएंगे तो बी उसी ड्राइंग को कंटिन्यूअस स्टडी करके फर्दर आगे डिजाइन में प्रोसीड कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी काम में एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यही हमारा उद्देश्य होता है, यहाँ पर जो पूरी स्लाइड में आपको दिख रहा है यही फॉर्मेट है। अब देखिए जो डायमेंशन है उनका मेथड क्या होता है। अब जैसे मैंने पहले दिखाया आपको, ए और बी दो चीजें आपको दिख रही होंगी, इसमें गलत और सही क्या है। देखिए अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है। अलाइन का मतलब क्या है, जब आपने डायमेंशनिंग करी है तो उसके ऊपर आपने अपने जो लेटर है, जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको लिख रखा है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में आपका डिजाइन मुड़ रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका डिजाइन हो रहा है, आपने वहां पर करा और बीच में अपने कैरेक्टर को लिखा, ठीक है ना। तो ये उसका सही फॉर्मेट होगा, ये उसका गलत फॉर्मेट होगा। ये उसका सही फॉर्मेट है अलाइन सिस्टम का, अलाइन सिस्टम के नीचे लिखना ये गलत फॉर्मेट है, ठीक है ना। हमेशा डायमेंशनिंग करने के आगे हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, चेन डायमेंशन होती है, ठीक है ना, एंड टू एंड, फिर पैरेलल डायमेंशनिंग होती है, फिर कंबाइंड डायमेंशनिंग होती है, जिसमें बहुत सारी चीजें, जिसमें पैरेलल और चेन दोनों मिक्स हो जाती हैं हमारे पास। ये उसके स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं हमारे पास।
3 होल स्पेस होगा 20 mm का 20 mm का 20 mm का, ठीक है ना। अब यहाँ पर होल एट 20 mm 40 mm 60 mm, ये सब चीजें क्या हैं, ये जब हम आगे और ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो और ज्यादा चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, जैसे आपको यहाँ पर एक डिजाइन दिख रहा होगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, कि अगर हम डायमेंशंस को प्रॉपर नहीं करेंगे तो फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को बना नहीं पाएंगे। हमने अगर प्रॉपर सही तरीके से अपनी डायमेंशनिंग नहीं करी तो जो हमारे आगे बैठा हुआ इंजीनियर है वो उसको प्रॉपरली आउटपुट पे डिजाइन नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए सारी जो डायमेंशनिंग है वो हमने अलग अलग यूनिट में कर रखी है, मान लीजिए कुछ इंच में कर रखी है, कुछ में कर रखी है, तो क्या उसको और हमने सबको लोकेट भी नहीं कर रखा है, तो क्या उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा, वो चीजें अंडरस्टैंड कर पाएगा वो नहीं। यही चीजें हमें समझनी अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में जरूरी थी, कि एक बार क्लास को मैं और कंक्लूड कर देता हूं। हम कोई भी काम करें, ठीक है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कोई भी काम करना चाहते हैं, उसका पर्पस, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। या तो हम डिजाइन को बनाना चाहते हैं नए डिजाइन को बेस से, या फिर जो ऑलरेडी डिजाइन है उसको पढ़ना या फिर समझना, ठीक है ना, यानी उस डिजाइन की अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। ये हमारा माइंड मैपिंग होना चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। अब डिजाइन के लिए क्या जरूरी होगा हमारे लिए, किस तरीके से वो डिजाइन करा गया है, कौन कौन से टूल उसमें लगते हैं, ठीक है ना, कैसे हम उसमें राइटिंग करते हैं। देखो, डिजाइन करने से पहले मैं चाहता हूं डिजाइन पढ़ो, मेरी अप्रोच क्या है आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप वर्किंग स्टूडेंट हैं, मेरे लिए इजी है उस चीज को विजुलाइज कराना। थ्योरेटिकल स्टूडेंट के साथ ही यही कमी रहती कि मैं उन्हें रियल वर्ल्ड में ले जाके नहीं दिखा सकता। तो आप जहां कहीं भी काम कर रहे हो, अगर प्रोडक्शन में करते हैं तो वेल एंड गुड है, आप जाइए, जिस भी मशीन पर होंगे वहां पर जरूर उसका चार्ट लगा होगा, वहां पर उसका डिजाइन भी होगा, जो पार्ट आप बना रहे होंगे पहले कोशिश करिए उसको समझने की, ठीक है। जब आपको पढ़ना समझ में आने लगेगा तो बनाना और विजुलाइज करना और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। और क्या कह सकते हैं, कहते हैं ना, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब आवर चैनल। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।